नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोदी के मन में मोहन। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। इतना ही नहीं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ से विधायक हैं, वो एससी वर्ग से आते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ल रीवा सीट से विधायक हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोहन यादव को कमान देना 2024 की रणनीति का हिस्सा है? ओबीसी, एससी और ब्राह्मण वर्ग को साथ कर क्या बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, बीजेपी प्रवक्ता हैं, केदार सरोई, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथी मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हैं, और कुछ ही देर में रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मालू जी, बीजेपी ने फिर एक बार चौंका दिया है। 2 डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर का नाम तय कर दिया सीएम के साथ साथ। क्या ये सिर्फ ओबीसी वर्ग को साधने के लिए निर्णय हुआ? संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए यह निर्णय हुआ है? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी नई पौध को, नए नेतृत्व को खड़ा करती है। एक परंपरागत रूप से चले आ रही चीजों को भी अलग ढंग से, ताकि दूसरे कार्यकर्ताओं में उत्साह जगे कि हाँ, उनके लिए भी स्थान है, उनको भी स्थान मिल सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय किया है वो बहुत अच्छा निर्णय है। नए लोगों के लिए अवसर जो मिलते हैं उनमें अच्छा निर्णय है। ओबीसी का सवाल नहीं, एक अच्छे नेता हैं उज्जैन के, और हमारे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और काफी धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, और जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक लीक पर बंदी बनाई, लीक पर नहीं चलती। वो एक ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी का है जिसमें कार्यकर्ता का कैसे विकास और विस्तार हो, नए कार्यकर्ता को कैसे मौका मिले, ये सब संगठन सोचता है। और इसी की परिणति है कि आज ये इस रूप में आपके सामने जो कयास लगाए, मैंने कहा ना, कयास लगाने वाले बहुत सारे होते हैं। आप लोग सब रोज कयास लगा रहे थे, वही ताश के पत्ते फेंक रहे थे, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग ढंग से सोचती है। समाज जीवन में किस तरीके से लोगों को आगे लाना चाहिए, नेतृत्व को कैसे नया नेतृत्व गढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए। इसलिए किसी एक व्यक्ति की थाती नहीं होती कि यही रहेंगे या वो ही रहेंगे, उनको अलग काम दिए जाती। तो कार्यकर्ता के लिए काम बहुत है, काम के लिए कार्यकर्ता बहुत है। इस रूप में हमारा संगठन पहचाना जाता है। एक अद्भुत संगठन, एक बहुत खूबसूरती संगठन की यही है कि छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, बड़े कार्यकर्ता को और उसको अलग काम दिया जाता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। तो रमेश जी, निर्णय तो बहुत अच्छा हुआ, नया नेतृत्व मिला मध्य प्रदेश को, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाती रही है। नया नेतृत्व लाने की कोशिश करती है, हर बार नया नेतृत्व लाती है, लेकिन क्या आप इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ चौंकाने के लिए, या इसके पीछे कुछ तो ठोस वजह रही होगी? यदि मालू जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को आगे लाती है, तो कार्यकर्ता तो 163 हैं उनके पास, फिर मोहन यादव ही क्यों? देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, वो हमेशा हर जगह नए चेहरे को ला रहे हैं। तो इसलिए ये उन्हीं की उस यात्रा का एक अंश है। हमको सबको, मीडिया को लग सकता है कि ये चौंकाने वाला नाम है, लेकिन अगर उनकी दृष्टि से देखेंगे तो ये मोहन यादव जी का नाम लगभग उसी प्रकार का, उसी महत्ता का है जिस महत्ता में ये उसी महत्ता का, उसी सिलसिले का एक नाम है। और मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे मोहन यादव जी की जो पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे, ये स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि है। और जिन दिनों अनिल माधव दवे जी विभाग प्रचारक हुआ करते थे, और उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की सरकार के खिलाफ एक पूरी टीम बनाई हुई थी, जिस टीम का नाम उन्होंने जावली रखा था, उस टीम में भी मोहन यादव उसके सदस्य थे। और जैसे ही 2003 में सरकार बनी तो जन अभियान परिषद, जो कि बड़ा सपना था अनिल माधव दवे जी का, उस जन अभियान परिषद से भी मोहन यादव को जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर के जो हमने इससे पहले भी कई बार चर्चा की है कि नाम वो होगा जो संगठन की पसंद का होगा और शिवराज जी की पसंद का होगा।
तो मोहन यादव जी की पृष्ठभूमि संगठन की पृष्ठभूमि है, संघ की पृष्ठभूमि है और शिवराज जी की पसंद की पृष्ठभूमि है और फिर ओबीसी का चेहरा है और मालवा से चेहरा है, तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों पर वो आकर के बिल्कुल लगभग फिट बैठते हैं। तो उस आधार पर जिस तरीके से धामी का चयन हुआ, योगी जी का चयन हुआ, खट्टर जी का चयन हुआ, असम में हेमंत जी का चयन हुआ, उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश में ये चयन इस प्रकार से हुआ है। तो मैं समझता हूं मेरी दृष्टि में तो आश्चर्यजनक नहीं है आज तो कुल मिलाकर के। लेकिन एक बात का मुझे यहाँ पर आश्चर्य जरूर लगा कि मोहन यादव जी का चेहरा भी मालवा का है और जगदीश देवड़ा का चेहरा भी मालवा का है। इसमें ऐसी जो अनुसूचित जाति है, मतलब वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका नाम मुझे नहीं दिखा। अब उनको भाजपा आगे चलकर कहाँ एडजस्ट करेगी, जो कि खबरें जो आ रही थी कि ये आ रही थी कि चौथा चेहरा महाकौशल का होगा और महाकौशल में भी आदिवासी का चेहरा होगा, वो एक मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है। अब वो क्यों हुआ है, अभी तो गोविंद मालू जी जानते हैं कि वो कैसे महाकौशल का आदिवासी इसमें छूट गया है। लेकिन मिलाकर के मोहन यादव जी पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये मुझे लग भी रहा था कि कोई बिल्कुल नया चेहरा हो सकता है। मैंने कहा भी है या तो शिवराज कंटिन्यू करेंगे और अगर नहीं करते तो एकदम नया चेहरा होगा, तो मोहन यादव उसी श्रृंखला का चेहरा है। जी तो मालू जी, कोई आश्चर्य नहीं है मोहन यादव के नाम पर, लेकिन आश्चर्य जताया है रमेश जी ने कोई आदिवासी वर्ग जिसको साधने का पूरे चुनाव में जतन करते रहे, उसको कहीं ऐसी बड़ी भूमिका नहीं मिली। एक बड़ी आबादी है जो जीत का जिसके समर्थन करती है, जिसका समर्थन करती है, वो जीत तय होती है उसकी, वही सत्ता में होता है। और आपको भी भरपूर समर्थन दिया है मालू जी। मालू जी मंत्रिमंडल में है, संगठन में है, आदिवासी वर्ग को निश्चित रूप से उनकी प्रतिनिधित्व दिया ही जाएगा और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व उच्च स्तर पर दिया जाना वो संभव नहीं। यदि ओबीसी का मुख्यमंत्री हो गया तो फिर उसके बाद में एक सामान्य और एक अनुसूचित जाति के हमें जो 35 सीटें हैं उसमें सर्वाधिक सीटें हमें प्राप्त हुई है, उनका प्रतिनिधित्व भी जरूरी था। आदिवासी का जहाँ तक सवाल है, आदिवासी मुख्यमंत्री दिया हमने छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा दिया हमने पहली बार। तो ये हमारा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर जो हम चलते हैं तो सभी दूर समान प्रतिनिधित्व उसका दिया जाता है। इसलिए आदिवासी वर्ग के लिए भी हमें मंत्रिमंडल में स्थान रहेगा ही, उनको मिलेगा ही। लेकिन कुल मिलाकर पूरी सरकार उन वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए काम करती है। अब गरीब कल्याण की कोई जाति नहीं होती गरीबों की, वो एसटी में भी, एसटी में भी, सवर्ण में भी, सब में गरीब होते हैं। तो हम सबके विकास, सबके विश्वास और सबके उत्थान का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें सभी लोगों का ही, हमने कभी देखिए जाति का भी हमारे यहाँ कोई बंधन, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक हम पर टेग लगाते थे, हमने उसको भी तोड़ा। हम जितनी योजनाएं हैं वो सभी जाति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए समान रूप से उसका लाभ मिलता है। किसी पर कोई बैन नहीं लगा रखा है कि नहीं इन जाति इन वर्गों को नहीं मिलेगा। तो हमने तो सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। मंत्रिमंडल में इसका नज़ारा देखने को मिलेगा केदार जी। लेकिन एक दबाव तो आप पर भी आ गया, जिस तरह से आप कह रहे थे, जिस तरह से आप मुद्दे उठा रहे थे, ओबीसी का मुद्दा उठाया, आपके तमाम मुद्दे, चाहे विधानसभा चुनाव से पहले के मुद्दे देखें, बीजेपी उन्हें खत्म करती चली गई। एक और मुद्दे की धार बोथरी कर दी उन्होंने, मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाकर। आप बार बार पूछते थे सीएम फेस कौन, सीएम फेस कौन, तय हो गया। अब प्रेशर आप पर भी, क्या नया नेतृत्व आपके यहाँ भी मिलेगा? पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से मोहन यादव जी को, और मैं पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ताकत दे कि वो रिमोट कंट्रोल की तरह न चलते हुए स्वयं के विवेक से मध्य प्रदेश को चलाएं। आज मध्य प्रदेश की जो हालत है, जो 18 साल में शिवराज जी ने की है, वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं ये कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि आज मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और अभी गेहूं खरीदना 2700 रुपए के ऊपर है, किसान लाडली बहनों को पैसा देना है, रोजगार सृजन करना है, इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है, लोगों को समय पर सैलरी देना है। बहुत उलझनों में मध्य प्रदेश है। तो इस उलझन से वो अपने सकुशल नेतृत्व से निकालने की कामना करते हैं। हम सबका धैर्य है कि मध्य प्रदेश को आगे ले जाना, हम सबका धैर्य है कि जो हमारी 9 करोड़ देवतुल्य जो जनता है, जो हमारे
मतलब जो हमारे लोग हैं, हमारे परिवारजन है, उनकी सुख सुविधाओं में कोई कटौती ना हो और उनके जीवन यापन का जो स्तर है वो बढ़ता जाए, इसके लिए मैं कामना करूंगा, उन्हें बधाई देता हूँ। देखिए, चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे मंजूर कर लिया है। नई सरकार के गठन की कवायद भी शुरू हो गई है। मनोज जी, चुनौतियां बड़ी हैं, जो केदार जी भी कह रहे हैं कि कर्ज है सरकार पर, लाडली बहनों को राशि देना है, रोजगार देना है, लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसी चुनौतियों को कैसे निपटेंगे? इन चुनौतियों से नए मुख्यमंत्री? देखिए, पहली बात तो ये ब्रजेश जी, कोई मोहन यादव ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार या वो विधायक नहीं है। इसी शिवराज मंत्रिमंडल का वो हिस्सा रहे हैं और मंत्रिमंडल में सारे निर्णय सामूहिक होते हैं, उसमें चर्चा होती है। तो जब लाडली बहना का निर्णय हुआ होगा तब भी मोहन यादव उसमें मौजूद रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको सारी स्थिति पता है प्रदेश की कि क्या स्थितियाँ हैं, उसको कैसे पार पाना है। और जिन उम्मीदों से उनको मुख्यमंत्री बनाया है तो उनको ये भी पता है कि अब उनको करना क्या है, क्योंकि अब कुछ महीने में, अब कह सकते हैं काउंट डाउन शुरू हो गया। हमने देखा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह पहले थे, अब तो पूर्व हो गए हैं, तो उन्होंने लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो जाहिर सी बात है कि अब सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले होगा मंत्रिमंडल का गठन। और जो रमेश जी ने कहा कि आदिवासी चेहरा नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता है महाकौशल से कुछ नए आदिवासी युवा चेहरे इस मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे, कुछ महिलाएँ इसमें दिखाई देंगी, मध्य भारत का प्रतिनिधि इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और इसके बाद फिर असली चुनौती होगी कि जो मंत्रिमंडल के साथ कैसे आगे बढ़ें। और जब पहला बजट आएगा मध्य प्रदेश का, तो उसमें ये साफ दिखेगा कि जो नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुखिया हैं उनका विजन क्या है। लेकिन जिस प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, कमोबेश उसी रास्ते में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार आगे चल रही थी। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता तो अभी जारी रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि वो रेवेन्यू अतिरिक्त कहाँ से जुटाया जाएगा, क्या उसकी थीम होगी और क्या मोहन यादव इसके आगे कर पाएंगे, क्योंकि जो उम्मीदें उनसे की गई हैं कि उनको अब केवल मालवा के नेता नहीं बचे हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता हो गए, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। तो वो समग्र विकास को देखते हुए उनको उनका दृष्टिकोण क्या होगा, मंत्रिमंडल में चेहरे जो जो उनके जो साथी रहेंगे उनको वो कैसे साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो हमने देखा कि विद्यार्थी परिषद से आए, बड़े नीचे से राजनीति उन्होंने शुरुआत की है। कोई ऐसा नहीं कि उनको राजनीति तस्तरी में मिली है, 3 बार के विधायक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति उनको कोई नहीं सिखाएगा, उनको ये पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उसको करते किस तरह से, इस पर बस नज़र होगी। तो जिस तरह से रमेश जी हमने देखा है कि संघ की प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है मध्य प्रदेश को, तो ये भी एक प्रयोग है क्या? और जो जिज्ञासा एक और होगी दर्शकों के मन में भी, सभी के मन में होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई भूमिका क्या होगी? कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप? कोई शक नहीं, जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा, मनोज जी ने कहा कि एक चूंकि रह चुके अनुभवी हैं, ये 3-4 बार के विधायक हैं और निर्णय में सहभागिता है, तो कुल मिलाकर के ये गंभीरता पूर्वक निर्णय लेंगे और सफलता पूर्वक संचालन करेंगे। इनके कार्यशैली की सफलता में मुझे जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि इनके नेतृत्व में मैंने पर्यटन निगम का देखा था, उसको घाटे से उबारने का जो काम हुआ था वो मोहन यादव के कार्यकाल में काम हुआ था। तो एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में तो होंगे। लेकिन और अभी हमने देखा है शिक्षा में किस तरह से पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था। जी जी जी, हाँ मैं आ रहा हूँ उस मुद्दे पर। जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग में जब वो आए, पाठ्यक्रम में बदलाव किया और उन्होंने हिंदी को प्राथमिकता दी थी, तो मैं समझता हूँ एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे और एक नई लाइन कोई वो खींचेंगे। अब वो क्या हो सकती है ये आने वाला समय दिखाएगा, लेकिन ये चुनौती उनके सामने जरूर रही होगी, विशेषकर कि खासतौर से खरीफ की, चावल की और गेहूं की जब फसल आएगी और उसमें जो भाजपा ने घोषणा की है उस अनुदान की, तो वो किस प्रकार उसका मैनेज कैसे होगा पैसे का, ये रहेगी। अब शिवराज जी की जहां तक भूमिका को मुझे लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं कोई जवाबदारी केंद्र में मिलेगी, या तो वो संगठन के रूप में मिले या मंत्रिमंडल के रूप में मिले, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश का इस्तीफा हुआ है, प्रहलाद पटेल का हुआ है, फग्गन सिंह कुलस्ते का हुआ है, नरेंद्र तोमर का हुआ है। तो कहीं ना कहीं या तो केंद्रीय मंत्री के रूप में भी हो सकती है या फिर संगठन में कोई पदाधिकारी हो सकते हैं। इसके अलावा उनको जो भूमिका लोकसभा चुनाव में, जो मेरा अनुमान है, उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि उनकी जो लाडली बहना योजना थी वो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में राजस्थान में मातृ वंदना के रूप में और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना के रूप में लागू की है।
तो उनको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, चाहे भले केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में हो या संगठन के रूप में हो। ये इससे हमको ये इसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। और दूसरा, मोहन यादव भी उनसे मार्गदर्शन लेकर के काम करेंगे, इसमें भी मुझे जरा भी संदेह नहीं है। जी तो रमेश जी, क्या बीजेपी के इस निर्णय के बाद आप कांग्रेस में भी, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, इस निर्णय का असर दिखेगा? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस में मुझे जो लग रहा है, नेता प्रतिपक्ष जो है कोई युवा व्यक्ति को वो बनाएंगे, और बहुत संभव है कि वो नेता प्रतिपक्ष या तो विंध्य क्षेत्र से हो या फिर ग्वालियर चंबल संभाग से हो। तो किसी न किसी युवा की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा है। हालांकि बीच में मीडिया में ये खबरें आई थी कि कमलनाथ जी अध्यक्ष पद छोड़ना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर कमलनाथ जी अध्यक्ष रहते हैं तब नेता प्रतिपक्ष कोई युवा होगा और नया चेहरा होगा। तो मध्य प्रदेश में नया चेहरा नए निजाम के रूप में सामने आया है, मोहन यादव के रूप में। कांग्रेस में क्या बदलाव होते हैं, ये भी हम इस पर भी नज़र रखेंगे और दर्शकों को बताते रहेंगे। बहरहाल समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए निजाम में मोहन यादव का राज होगा, सिप की जगह अब मोहन राज आपको देखने को मिलेगा। नई लाइन खींचेंगे वो एक, और क्या होगी वो लाइन, वो भी समय पर आपको पता चलेगी। लेकिन बीजेपी ने फिर चौंका दिया है। चुनौतियां बड़ी हैं नए मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन संगठन और जिस तरह से समन्वय केंद्र सरकार से है, इन चुनौतियों से निश्चित तौर पर वो पार पा जाएंगे और एक नई लाइन खींचेंगे और नए जो रास्ता चुनेंगे, नए जिस तरह से प्रदेश के विकास की रफ्तार उसी तरह से चलती रहेगी। हालांकि अभी बहुत कुछ निर्णय होने वाले हैं, ऐसे ही चौंकाने वाले निर्णय शायद मंत्रिमंडल में भी देखने को मिले। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।